नमस्कार। और साहित्यिक टॉक विद नमस्ते। गरिमा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस पटल पर प्रत्येक रविवार हम हाजिर होते हैं एक जाने माने साहित्यकार के साथ, और जिनके साथ हम चर्चा करते हैं उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में। और आज जो साहित्यकारा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनकी जन्मभूमि तो फतेहगढ़ यूपी में है, लेकिन बरेली गुड़गांव जो है उनकी कर्म भूमि रही है। और उनका परिचय देने से पहले दो पंक्तियां मैं उनके लिए पेश करना चाहूँगी कि खड़े हैं दिल के दरीचे में चुप से कुछ मिसरे। खड़े हैं दिल के दरीचे में चुप से कुछ मिसरे, तुम जो आ जाओ तो शायद इन्हें जुबा मिले। तो आज वाह वाह, मैं बहुत खूब। हमारे मंच पर प्रीति मिश्रा जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और इनकी साहित्यिक यात्रा की चर्चा शुरू करने से पहले मैं इनका परिचय देना चाहूँगी। इनकी लेखनी की बात करें तो इनकी कई जो पुस्तकें हैं वो प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें 13 किस्से, ठकुराइन कहानी संग्रह और लड़की इश्क में डूबी नजर आती है, जो कि एक काव्य संग्रह है, प्रकाशित हो चुका है। इसके साथ ही गंगाबाई, जो कि एक कहानी संग्रह है, प्रकाशित हो चुका है। और अनेक लेखकों की जो पुस्तकें हैं उन पर समीक्षाएं भी ये लिखती रहती हैं। साथ में साझा संकलन में भी कहानियां जो है इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। और लेख भी जो है वो समय समय पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं में प्रकाशित होते ही रहते हैं। और सम्मान की बात करें तो शकुंतला कपूर श्रेष्ठ लघु कथाकार सम्मान भी इन्हें मिला है। और मॉरिशस में विश्व हिंदी सचिवालय द्वारा भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। भाषा सहोदरी रत्न सम्मान भी इन्हें मिल चुका है। और समय समय पर रेडियो पर हम इन्हें देश विदेश में कविताएं, कहानी और इनकी जो वार्ताएं हैं वो सुनते ही रहते हैं। और इनके पदों की बात की जाए तो शब्द यात्रा संस्था जो है उसकी अध्यक्ष हैं ये। और साहित्य और यात्रा जो है इनका बहुत ज़्यादा इन्हें शौक है, और ये उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सम्मेलन जो है, कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो आयोजित करती रहती हैं। और ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, मॉरिशस, दुबई भ्रमण जो है ये कर चुकी हैं। और फिलहाल आजकल जो है ये जॉर्जिया में जो है एक सम्मेलन करने की तैयारियों में थोड़ी व्यस्त हैं। और इसी तरह से इनकी जो यात्रा है वो अभी भी जारी है, और आगे भी इसी तरह से जारी रहेगी। और अब बाकी की चीज़ें जो है हम प्रीति जी के जो है उनकी मधुर वाणी में ही सुनेंगे। तो मैं एक बार फिर से प्रीति मिश्रा जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आभार। सबसे पहले तो मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझती हूँ गरिमा, कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आपने अपने पटल पर मुझे बुलाया। आकर बहुत अच्छा लग रहा है, और हम लोगों ने एक यात्रा साथ की। ये बात बहुत सुखद अनुभूति दे रही है। जी। तो जहां तक मेरी आप साहित्यिक यात्रा के बारे में जानना चाहती हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हर किसी में ये साहित्य का कीड़ा छुपा होता है। किसी में थोड़ा कम, किसी में थोड़ा ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। और जिसको मौका मिल जाए, जिसने कलम पकड़ ली, वो लिख मारता है अपने दिल की बातें। बिल्कुल और बाकी लोग अपने को व्यक्त करने के लिए कुछ दूसरी चीजें अपनाते हैं। तो हमारे जैसे लोगों ने कलम पकड़ी हुई है, और हम जो आसपास देखते हैं वही लिख देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा मेरा बचपन था, आपने बताया कि आपने ना बरेली और गुड़गांव का जिक्र किया। बरेली मेरी कर्म भूमि रही, डेफिनेटली। लेकिन जो सबसे ज्यादा असर किया मेरी जिंदगी में, वो था गोरखपुर और इलाहाबाद में। जी वहां मेरी शिक्षा दीक्षा हुई। जी तो गोरखपुर इस माने में मेरे लिए बड़ा काम का था कि जो हमारे स्कूल में जो हमारे प्रिंसिपल थे, वो हमें बहुत प्रोत्साहित करते थे, सारे सारे स्टूडेंट्स को, कि आगे आए, बोलें, कुछ लिखें, कुछ अपना लिखें। और उनका इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस था हम सब बच्चों पर, कि वो जो कहते हम करते। और वो छुट्टियों में भी कभी चुप नहीं बैठते थे। कभी किसी क्लब में ले जाएंगे, वाद विवाद प्रतियोगिता कराएंगे,
या कभी और तरीके से सबको ही प्रेरित करते थे। और सच पूछो तो मेरा रेडियो का सफर भी गोरखपुर से शुरू हुआ था। जी। फिर इलाहाबाद आ गए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मेरी आगे की पढ़ाई हुई। और आप इलाहाबाद में तो जानती हैं, वहां तो कण कण में हिंदी बसती है। बिल्कुल, बिल्कुल। इलाहाबादियों की तो बोली इतनी मतलब ऐसा शुद्ध बोलेंगे ना, कानों में जैसे ठहर ठहर के धीरे धीरे बात करेंगे। और फिर जैसे, और उस जमाने की ये बात है जबकि हम लोग चले जाते थे इंग्लिश डिपार्टमेंट में या सीनेट हॉल में, तो हम देखते थे हरिवंश राय बच्चन जी की फोटो लगी है, ये वो, तो इतना मन को अच्छा लगता था ना कि बता नहीं सकते हैं। जी। तो ये शायद मेरी जो पहली कविता है, तो मैंने मधुशाला पढ़ी थी। तो मधुशाला के चाहे आप उसको उसकी नकल कह लो, चाहे उससे प्रेरित होकर ही मैंने लिखी थी जीवन पथ। जी। तो ऐसे धीरे 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 पढ़ाई की तरफ रुझान बहुत था, तो लिखाई की भी तरफ रुझान हो गया। तो बिल्कुल। ऐसे शुरू हो गया, पर मैं लिखती अब ऐसे मौज के लिए थी। ऐसे नहीं था कि लिखा और कहीं पे पोस्ट करना है, ये वो नहीं। ये सारा कब शुरू हुआ, जब ये आपका फेसबुक आया, बिल्कुल। तब तब लिख लिख के डालने लगे। और लोगों ने बोला अरे तुम तो बड़ा अच्छा लिखती हो। या एक दो बार मुझे फोन आ गए, जैसे मेरी फ्रेंड्स के या किसी और के भी आ गए फोन की, अरे तुमने तो आज मेरा दूध उबलता बर्बाद करा दिया, मैं तुम्हारी कहानी पढ़ती रह गई और दूध निकल गया सब। एक बार एक लेडी का फोन आया, उसने कहा कि आज मेरी बस निकल गई, मैं तो तुम्हारी कहानी पढ़ती रह गई। तो ये बातें जो है कहीं ना कहीं मेरी प्रेरणा का स्रोत बनी, और इस वजह से फिर मैंने अपना सामान इकट्ठा किया और दे दिया प्रेस में छपने के लिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और मधुशाला की आपने बात की, प्रेरणा की, तो बिल्कुल एक-एक पंक्तियाँ जो हैं इतनी गहराई से लिखी गई हैं कि मंदिर मस्जिद वैर कराते और मेल कराती हाँ मधुशाला। तो उस समय जो हाँ हाँ गहराई जो है उसमें हर पंक्ति में है, और बिल्कुल सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। और क्योंकि आप इतनी अच्छी जगह रही हैं, इलाहाबाद, गोरखपुर, तो ये अपने आप में ही एक इतना सुखद अनुभव है, सुनकर ही बहुत ही सुखद अनुभूति हो रही है। तो अगले जो है प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं हाँ कि जी। आपने अब साहित्यिक यात्रा की शुरुआत तो हमें पता चल गई, लिखना आपने किस तरीके से लिखा, लेकिन पहली जब आपने रचना लिखी तो कब लिखी, हाँ, आपकी उम्र क्या थी? मेरी पहली रचना तो मैं बहुत छोटी थी, मेरे ख्याल से 8-10 साल की थी, जी। तब मैंने कविता लिखी। और मैं इतनी मतलब शरारती किस्म की होती थी, या कह सकती हो कि इनोवेटिव दिमाग था मेरा, कि मैं कभी भी हिंदी के लिए कुछ जो होता है ना कि हास्य रस की कविता लिखनी है, जी। आती थी ना 2 लाइनें, जी। या श्रृंगार रस की कविता लिखनी है, जी। या वीर रस की लिखनी है, जी। हमने कभी याद नहीं करी भाई, हमने वही बनाई और हमने वही लिख दी। तो बिल्कुल, इस बिल्कुल। तो इस बहुत अच्छी तरीके बात हम है। वही लिखा मैं वही लिखाती थी। और तब मेरे पुराने फ्रेंड्स बोलते हैं कि मैं बचपन में भी लिखती थी, और काफी जैसे टीचर्स के ऊपर कुछ लिख रखा था। और अक्सर मैं वो सुनाया करती थी कि एक मैथ्स जो लिखते हैं ज्यादातर लोग, मैंने ये पाया है कि जिनका बहुत इमोशनल, कहते नहीं है, दिमाग एक तरफ इमोशंस हैं और एक तरफ मैथ्स वाला, तो मेरा मैथ्स वाला पार्ट जरा वीक था। तो तब शायद क्लास 8 में थी, तब मैंने एक कविता लिखी थी हमारे मैथ्स सर के ऊपर की, हाय रतन सिंह तन के गोरे मन के निकले काले, जितने मुश्किल थे सवाल जितने मुश्किल थे सवाल सब एक साथ दे डाले, पेपर अंग्रेजी से नासा, मैं झांसी की रानी, अपने बल पर ही मैंने इसे हल करने की ठानी। ऐसी मगर मेरे ख्याल से फेल तो ये नहीं मेरी किया उन्होंने? हाँ, क्या फेल करते, उन्हें मालूम था 9th में मैथ्स छोड़ देगी। बिल्कुल, बिल्कुल। मैथ्स में मुझे लगता है मेरा भी मैथ्स वीक था, मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, वीक तो नहीं था, लेकिन हाँ, मुझे मज़ा नहीं आता था
मैथ्स वगैरह करने में। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। तो जी। ऐसे बचपन से ही लिखती तो मैं बचपन से ही थी। और लेकिन बड़े होके फिर ज्यादा हो जाता है लिखना, जब आपको टाइम मिलता है तो आप ज्यादा लिखने लगते हैं। बिल्कुल। तो ये इसी के था। साथ अब हम चाहेंगे कि आपकी मीठी सी आवाज़ में एक सुंदर सी आप कोई भी आपकी लिखी हुई रचना आप हमें सुनाएं। अच्छा, अच्छा, आप ये बताओ कि आप क्या सुनना चाहोगी? आप कविता सुनना चाहोगी या आप कहानी सुनना चाहोगी? आप आज का समय आपका है, जैसा आप चाहें। आज हम सिर्फ श्रोता हैं। आपको जो अच्छा लगे आज आप ओके। वो कर सकती हैं, बिल्कुल। अच्छा, तो चलो पहले कविता से शुरू करते हैं। बिल्कुल स्वागत है। ठीक है, ढूंढती हूँ मैं। ढूंढ लूं, 1 मिनट। श्योर श्योर मैम, आपका समय है आज। मैं तो और जितना भी लिखती हूँ ना, कुछ बड़ा जो देखती हूँ समाज की विडंबनाओं पर, जी। वो ही लिख मारती हूँ। तो कई बार लोग कहते हैं, कल मजदूर दिवस था ना, जी। मैं सुनाती हूँ। मैंने कविता लिखी है डिलीवरी बॉय, जी। मजदूर दिवस पर। ये सुनिए आप, मुझे लगता है अच्छी लगेगी आपको। 17 बरस का सांवला लड़का शहर में अकेला आ पहुंचा है ठेठ गांव से। ऊंची इमारतों के सामने खड़ा रहता है किसी पेड़ तले, मानो आया है किसी अपने के घर। चहक उठता है ऑर्डर मिलते ही, और भारी काले लाल डिलीवरी बैग अपनी पीठ पर लटका लेता है। करने लगता है बात निपट अनजानों से, फिर डालता है ठिकाना गूगल मैप पर, मारता है किक बाइक पर, और करने लगता है बातें पवन से। चमक उठती हैं उसकी आंखें ये सोचकर कि पहुंच है उसकी बड़े बड़े लोगों से, न जाने कौन खोलेगा दरवाजा। उड़ता जाता है और सोचता जाता है। टटोला है चोर जेब को, खोसे हैं जिसमें उसने चंद नोट। छुअन और चुभन उनकी दिला रही है याद, छोटी बहन की शादी, घर परिवार, और अपनी बची जिम्मेदारियों की। नहीं है उसे परवाह गर्मी जाड़े बारिश की, कहाँ डरता है वो मौसमों के मिजाज से, शहरी शोर की आवाज से। भेजेगा इस बार और ज्यादा, कम हो जाए बापू का कर्जा, माँ के लिए लग जाए पानी का नलका, याद कर उसकी आंखों में दर्द छलका। बज उठता है फिर से पॉकेट में रखा फोन, पोंछ कर अपने आंसू हंसता है फिर लड़का, और हो जाता है शुरू। हाँ हूँ जी, अच्छा। बहुत खूब, बहुत खूब। बिल्कुल आज के समय पर बिल्कुल सटीक। और मज़दूरों की बात करें तो डिलीवरी बॉय की भी एक ऐसी भूमिका है जिसे हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, नकार नहीं सकते। और सच में अभी कुछ दिनों पहले एक पहल चली थी, लोग जो है वो फास्टेस्ट डिलीवरी के चक्कर में जो है बेचारे वो एक्सीडेंट्स भी हाँ होते थे। और कभी कभी थोड़ा देर अगर हो जाता था, लोग फ्री के खाने के चक्कर में उनको बड़ा परेशान करते थे। हाँ तो हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बहुत सटीक आपने रचना लिखी है और सच में बेहद खूबसूरत आप लिखती हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हाँ आपने जो लिखा है, इतना सब आपकी पुस्तकें भी प्रकाशित हुई, तो आपके परिवार का जो हाँ। सहयोग है वो कैसा रहा आपके लिए? मेरे परिवार में कोई किसी को कुछ मना नहीं करता करने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है, जी। जिसको जो करना है करो। हम तुम्हारे बीच में नहीं बोलेंगे, तुम हमारे बीच में मत बोलना। तो बहुत अच्छी बात है। तो ये बात है। तो और इसीलिए लिख पाई, और ज्यादातर लिखना इसलिए भी हो पाया, जब बच्चे मेरे थोड़े बड़े हो गए तब मैंने इस बात को बहुत सीरियसली लिया कि मैं लिखूं। जब बच्चे छोटे थे तो उतना नहीं होता था, तब तो फिर उनके होमवर्क और उनके साथ ही व्यस्त रही मैं। पर और मेरे घर में पढ़ाई लिखाई का थोड़ा माहौल था। मेरे ससुर हमेशा, मैंने उनको पढ़ते पाया। ससुराल की बात मैं बताऊं, वो हमारे साथ रहते थे।
तो जब मैं उनके रूम में ये ना आपके सबकॉन्शियस में बड़ा काम करती हैं ये बातें। बिल्कुल। मैं जब उनके कमरे में जाती थी, कुछ भी पकड़ाने देखती थी, हमेशा वो कुछ पढ़ रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं। और जब मेरे बच्चे छोटे थे तो पता है ये सारी सुविधाएं नहीं थी, लैपटॉप नहीं आया था। वो टाइप करते थे कमरे में बैठ के, और फिर सिटी जाते थे, उसको वहां टाइप कराते थे और तब अपनी कोई किताब या कुछ छपवाते थे, स्लो स्लो करते थे। लेकिन मुझे लगता है कि परिवार से ही मुझे ये बात आई है। या मेरे हस्बैंड को भी ऐसे विदेशों में पेपर प्रेजेंट करने का बड़ा शौक था, तो वो अपने आर्टिकल्स लिखते और बाहर भेजते। और जो मैंने यूरोप का जिक्र किया है, तो मैं उनके साथ ही पहली बार गई थी, उनको कोई पेपर पढ़ना था जर्मनी में। जी। तो फिर हो जाता है ना, आप देखते हो जो कहीं ना कहीं हो जाता है, आपको भी लगता है लिखें। बिल्कुल, बिल्कुल। और बहुत ही गपोड़ी अच्छी। बहुत की, तो इसलिए किस्से कहानियां ज्यादा लिखने लगी। बिल्कुल, बातें तो मुझे लगता है स्त्रियों का एक ऐसा धन है, जो हर स्त्री के पास हाँ, भरपूर मात्रा में रहता है। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। ही अच्छी बात रही कि आपके परिवार ने आपको बहुत सहयोग किया, और आपकी प्रेरणा स्रोत भी कहीं हाँ, न कहीं वहाँ से रही। जी। बिल्कुल बिल्कुल। आगे तो कहानी जो है। सुनो, हुँ, छोटी सी हुँ। कहानी सुनाती जी, हूँ। जी, जी, स्वागत है, छोटी सी। स्वागत है। अ, एक, जब मैंने मैंने अपनी पहली कहानी की पुस्तक प्रकाशित की, तो उसका नाम है 13 किस्से। जी, ठीक है। जी, और कुछ इतना पता वता नहीं था। तो एक कवि हैं डॉक्टर दिनेश कुमार शुक्ला जी, जी, तो मैं उनके पास गई। तो उनसे कहा कि सर इसकी वो समीक्षा लिख दीजिए। बड़ा बड़ा अंदर से बड़ा जोश था कि भाई किताब छप जाए हमें। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने लिखा, तो मेरे से कहने लगे कि तुम्हारी ये जो कहानियां हैं सारी की सारी ये कविताओं जैसी हैं, तो तुम मेरा कहना मानो और तुम जो है अपना सारा फोकस कविताओं पे करो। हालांकि करती नहीं हूँ, मुझे कहानियां ज्यादा पसंद हैं, पर अगर उनकी ये बात सच है तो ये कहानी सुनो। जी, स्वागत है। कहानी का शीर्षक है आंगन के उस पार। बात आजादी से पहले की है। वो हवेली के आंगन के उस पार रहती थी। वैसे तो ठाकुर साहब की तीसरी पत्नी कहलाती थी, पर ब्याहता नहीं थी। और क्योंकि सबसे नई थी, इसलिए जाहिर है ठाकुर साहब को सबसे ज्यादा प्रिय थी। दोनों पत्नियों की आंखों में खटकती थी वह। इसका इधर आना बड़ी ठकुराइन ने निषिद्ध कर रखा था। ठाकुर साहब पर अपना विरोध उन्होंने इस तरह निकाला था। मंझली कुछ ना कहती, दूर से देखती रहती। अपना पद छिन जाने का डर उसके चेहरे पर साफ दिखाई जा सकता था। जब वो घबराती तो अपने पुत्र को ठाकुर साहब के पास खेलने भेज देती, उनकी पसंद का भोजन पकाती। ठाकुर साहब और बड़ी ठकुराइन की नजरें इनायत दूसरी पत्नी पर चल रही थी। वो बेहद गरीब घर से ताल्लुक रखती थी, अब उसका यही एकमात्र ठिकाना था। तीसरी स्त्री जितनी रूपवती थी, उससे दोगुना श्रृंगार करती थी। हर समय मुंह में पान के बीड़े की लाली रहती थी, या उसके होंठ ही लाल थे, दूर से कुछ दिखाई नहीं देता था। ठाकुर साहब शौकीन आदमी थे, कुछ भी घर ले आते थे। एक रात्रि के अंधेरे में इस स्त्री को घर ले आए। स्त्रियों का राय मशवरा लेना उनकी मर्दानगी के खिलाफ था। सुख के दिन बीते और परिवार पर गाज गिरी। हुआ यूं कि ठाकुर साहब की 9 वर्ष की पुत्री, जिसका विवाह पिछले वर्ष किया था, वैधव्य को प्राप्त हुई। अब जब घर में खबर आई, तो वो बच्ची अपनी गुड़िया की शादी रचा रही थी। घर में हाहाकार मच गया। बच्ची के हाथ से गुड़िया छीनकर ठकुराइन ने उसके गाल पर एक चांटा जड़ दिया और बोली, आज से तेरा खेलना कूदना बंद, हमारे तो कर्म ही फूट गए हैं। इस घर की औरतों के भाग्य में गृहस्थी का सुख ही नहीं है। फिर बेटी को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगी। बच्ची कुछ समझ नहीं पाई थी। जब ठकुराइन चुप ना हुई तो वो बोली, माँ मुझे भूख लगी है।
थोड़ी देर में गांव वालों की भीड़ लग गई, विचार विमर्श होने लगे। ठाकुर साहब का कलेजा दो टूक हो गया। ऐसे वक्त में काम आई आंगन के पार वाली स्त्री। वो नन्ही बच्ची को जबरन गोद में उठाकर आंगन के उस पार ले गई और अपने घर का दरवाजा जोर से बंद कर लिया। एक भी बेहूदी रस्म उसने उस बच्ची के साथ ना होने दी। इस मामले में ठाकुर साहब के साथ दोनों पत्नियां भी उस तीसरी पत्नी के साथ थी। 2-4 महीने में सब ठीक हो गया, वे जीवन में आगे बढ़ गए। फिर वो तीसरी स्त्री एक पुत्र और एक पुत्री की मां बन गई। अब घर की बर्फ धीरे धीरे पिघल रही थी। आंगन के उस पार से भजन और कीर्तन के मधुर स्वर इस पार आने लगे। उसके बच्चे घुटनों चलकर इस ओर आ जाते। अपने भोलेपन से बड़े भाई बहनों के साथ ऐसे मिल गए जैसे दूध में पानी मिल जाता है। ठाकुर साहब के घर में रौनक बढ़ गई, यद्यपि उन्हें इस बात से खास सरोकार न था। वे एक जमींदार थे, उनका समय घर से बाहर ही कटता था। तीनों स्त्रियां बैठती और अपने सुख दुख कहती। पहली पत्नी ने बताया कि मेरी 2 पुत्रियां थीं, पुत्र ना था, इसलिए पंडित को बुलाकर पूछा गया तो उन्होंने कहा इसके भाग्य में पुत्र नहीं है, और घर के बड़े बूढ़ों ने ठाकुर साहब की दूसरी शादी करा दी। किंतु मंझली पत्नी के तो पुत्र था। तभी तीसरी बोल उठी, ठाकुर साहब मुझे कोठे से खरीद कर लाए हैं, मुझे स्वयं अपने माता पिता का पता नहीं है। तीनों स्त्रियों के दर्द अलग अलग थे और ये दर्द ही उन तीनों स्त्रियों की मित्रता का कारण था। बच्चे साथ साथ बड़े होने लगे। अब ठाकुर साहब और तीसरी पत्नी का प्रेम भी बच्चों और अन्य कार्यों में बढ़कर पुराना होने लगा। फिर एक दिन ऐसा आया कि तीसरी पत्नी कुछ बिना बोले इस घर से जैसे आई थी वैसी ही चली गई। जाते जाते एक पत्र छोड़ गई, उन दोनों स्त्रियों के नाम। हो सके तो मेरे मालिक से कहना कि मैं बेवफा नहीं थी। उन्होंने मुझ पर शक किया, इसलिए अब उनका मुझ पर कोई हक नहीं है। दोनों स्त्रियां रो पड़ी थी, अपने हिस्से में आई बेवफाई को याद करके, या सचमुच उस कुजात की हिम्मत और अपनी गुलामी का शौक मना रही थी। ठकुराइन के चेहरे पर कई भाव आए और वो आंगन को पार करके बैठक की ओर बढ़ी। ठकुराइन को देखकर एक पल में कमरा खाली हो गया। ठकुराइन ने ठाकुर साहब से पूछा, किस अपराध का दंड दिया है, हम स्त्रियों को आप बताएंगे? मुझे मेरे ही घर में लज्जित किया गया यह कहकर कि मैं बेटा ना जन सकी, या कोई और कारण था? आपका भटकाव या झूठी शान? मंझली तो रूपवती थी, आपके दूर के संबंधी की पुत्री भी थी, आपने उसका भी मान न रखा। ये व्यवहार कैसा और कब तक सहा जाए, इसकी कोई सीमा निर्धारित करेंगे? ठाकुर साहब ने अपनी पत्नी का यह रूप पहली बार देखा था। उन्होंने कहा, मैंने तुम लोगों को कभी कोई कष्ट नहीं दिया, अपने सब कर्तव्यों का पालन किया, किंतु वो प्रेम ना मिल सका जो मेरी चाहत थी। बस यही सुनना चाह रही थी मैं। अच्छा किया आपने सच बोला। एक गहरी सांस खींचने के बाद वो बोली, आपने प्रेम को खरीद ना चाहा और उसे संभाल ना सके। कहते हुए हाथ में मुड़ा हुआ पत्र ठाकुर साहब को थमा दिया। इस बारे में अब आपको क्या कहना है? मैं आपके उत्तर की प्रतीक्षा करूंगी, किंतु उससे पहले मैंने एक निर्णय ले लिया है। जहां मेरी चाहत नहीं है वहां रहना मेरी दृष्टि से गलत है। अब मैं इन बिन मां के बच्चों के साथ आंगन के उस पार रहूंगी। बस इतनी सी थी कहानी। सच में बेहद खूबसूरत, और स्त्री जो है उसकी पीड़ा को बयां करती हुई बहुत खूबसूरत रचना, और सच में ये कविता का जो है रूप रखती है। बिल्कुल, इसमें जो स्पर्श है वो कविताओं का है बिल्कुल। तो अगले जो है तो वो वर्षा जी। उस जमाने में ऐसा होता था, उस जी जमाने में ऐसा होता था। जी जी बिल्कुल, वो उस समय की बात है। और बहुत सारी जो अगर हम देखें तो आज के समय में भी बस थोड़ा स्वरूप बदल गया है, लेकिन चीज़ें वही आज भी ऐसी ही हैं। स्त्रियों के लिए सब कुछ वैसा ही बिल, है। बस बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लग रहा है उनका उत्पीड़न जो है वो एसी वाले कमरों में होने लगा है। इस तरह की जो ऑफ चीज़ें हैं। कोर्स हमें, क्योंकि हमें हमें ये सिखा दिया गया है कि हमें सब बात मान लेनी चाहिए,
मेल ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए अगर थोड़ा झुकना पड़े, घर गृहस्थी बना के चलना है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये वाली चीज हमारे एकदम रची बसी है हमारे सभी के अंदर। अंदर इतना बस गई है ये बात कि स्त्री को कोई नहीं भी सिखाए तो भी वो अपनी तरफ से कोशिश करती है कि अगर 10 गलत बातों को मान करके भी गृहस्थी बचाई जा सकती है तो वो कोशिश करती है बचाने की। अपवाद सब जगह है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ अपवाद तो होते हमेशा से होते आए हैं। जी। और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि शायद ये जो घर और परिवार है इसको बांधा भी स्त्रियों ने ही है। बिल्कुल। वरना शुरू से ही देखो मेल जो होते थे पुरुष वर्ग तो आखेट करने चला जाता था, उस शिकार कर रहा है, घर के लिए खाना ला रहा है। तो ये जो है कर्मों का विभाजन था। और इसीलिए वो लोग उनके अंदर गुण आया नेतृत्व का और बलशाली होना, और स्त्रियां स्वभाव से सौम्य होती चली गई। हालांकि इसका उन्होंने काफी कष्ट भी उठाए हैं। और अब हालांकि परिस्थितियां बदल रही हैं, पर जो बदल के लेकिन सामने आ रहा है वो एक भी बड़ा अजब है। एक और चीज़ है कि वो स्त्रियां भले ही शारीरिक रूप से कमज़ोर रही हैं लेकिन वो भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत रही हैं। अगर एक बिल्कुल बिल्कुल। पत्नी जो है वो स्वर्गवासी हो जाती है तो पति घर में गृहस्थी नहीं संभाल सकता। लेकिन स्त्री जो है वो हाँ पति के बिना भी सब कुछ, वो बाप भी बन जाती है, बेटा भी बन जाती है, सब कुछ बन जाती है। बिल्कुल ठीक कह रही हो। जी। बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपकी इस बात से, और यही बात सच है। यही बात सच है। क्योंकि देखो, वो जो जन्म दे सकता है वो तो पाल भी सकता है ना। जी। बस पहले बटा हुआ था तो इसलिए थोड़ा, और पहले बच्चे भी इतने ज्यादा हो जाते थे लोगों के कि वो काम करने जाएंगे भी तो कैसे जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन घर में भी घर के काम ज्यादा होते हैं। कितनी स्त्रियां ऑफिस काबिल गोइंग भी लड़कियां हैं होती नहीं छुट्टियां लेना चाहती, स्त्रियों कहती की हैं घर में ज्यादा काबिलियत जो काम है। है वो नहीं, उतना जोर नहीं दिया जाता था। कहीं ये भी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। पर अब तो सब कुछ बदल गया ना। बिल्कुल बिल्कुल, अब काफी सब कुछ कुछ बदल बदल गया। रहा है। बिल्कुल। सब तो नहीं बदला, लेकिन हाँ काफी कुछ बदल गया। काफी कुछ बदल रहा है। बहुत ही सार्थक जो है आपने कहानी, और उसके साथ इतनी सार्थक चर्चा जो है वो चल रही है, और बहुत ही मुझे लग रहा है हमारे दर्शकों को बहुत ही आनंद जो है वो मिलने वाला है ये चर्चा सुन करके। तो इसके साथ ही जो अगला प्रश्न है वो हम आपसे जानना चाहेंगे कि लेखन के साथ साथ आप और क्या क्या करना पसंद करती हैं? लेखन के साथ साथ मेरे को पेंटिंग करने का बड़ा शौक है। जी। तो बहुत सारी मैंने पेंटिंग्स बनाई हैं। ये नहीं कह सकती हूँ कि वो बहुत अच्छी आर्ट है, पक्की आर्ट है, ऐसा नहीं है। पर हाँ, बड़े कैनवस रंग डाले मैंने। और उसको करने से बड़ी शांति मिलती है मुझे। और जब छोटे शहरों में रहती थी, बरेली जैसे में, तब मुझे बागवानी का बहुत शौक था। मुझे नाटक करने का शौक था, मुझे नाटक लिखने का भी शौक है। और स्टोरी टेलिंग तो मेरा काम है। स्टोरी टेलिंग मुझे बहुत पसंद है। आप में वो गुण ये है शौक भी। है। थोड़ा बहुत खाना भी बनाती हूँ, पर लोग कहते हैं बहुत अच्छा तो बनता नहीं मुझे लग रहा है। है ये एक ऐसा स्वाभाविक गुण है जो स्त्री में इनबिल्ट जो है वो भगवान भेजता है कि खाना जो है उसकी एक बेसिक हाँ वो है, काबिलियत है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे बागवानी का बहुत शौक था। बहुत घंटे में काम कर लेती थी पहले। घर के अंदर कम, घर से बाहर खुरपी लेके ऐसे लगे रहना मुझे बड़ी खुशी मिलती। हाँ। और जैसे अगर मेरे घर में कितने भी फूल खिलते थे ना, तो मैं भगवान को नहीं चढ़ाती थी। मैं कहती थी मेरा इन्हें तोड़ के मैं वहां कैसे चढ़ाऊं। हाँ, ऐसे जिसको मेरे को पौधों से लगता था। प्यार है वो अपने जो है फूल वो तोड़ नहीं सकता खुद के उगाए हुए फूल हाँ बिल्कुल। तो ये था। ऐसे मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे बैठ जाऊं कहीं पे, शांति हो ना, जहाँ बड़े पेड़ वेड़ लगे हो, बड़ा अच्छा लगता है। मेरा मन होता है यहीं बैठ जाऊं। अब गुड़गांव जैसी जगह पे भी मैंने एक जगह ऐसी ढूंढ लिया है जहाँ दोनों तरफ पेड़ है। मैं वहीं जाके सैर करती हूँ, 10 चक्कर लगा लूंगी, लेकिन उसी रोड पे, उसी जगह पे लगाऊंगी। ऐसे गोबर से कुछ लिपा हुआ हो, ये सब
ऐसे ना थोड़ी एक अलग वाली दुनिया में नहीं रहते हैं जैसे लोग, बिल्कुल, वैसे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और प्रकृति के हम जितना नज़दीक रहेंगे, जितना करीब रहेंगे उसके, उतना ही सुकून जो है वो हमें मिलेगा। और सुकून की सच्ची जो परिभाषा है वो कहीं न कहीं प्रकृति ही है। और इसके तो साथ ही एक कविता सुनाओ, छोटी जी, सी जी, कविता सुन लो, स्वागत है। सुन लो एक मैम आप छोटी सी लंबी कविता। कविताएँ सुना सकते हो आज। आपका समय है। सुनो, सुनो। जी, स्वागत है। प्रात काल में झरे फूल हर सिंगार के, बेला गुलाब चंपा जूही रंग ये बहार के, मधुमालती की बेल में नयन अटक अटक गए, धरती की गोद में सजा रहा है कौन। ऐ वसुंधरा बता किसकी ये पुकार है, किसके फेर में है तू, कौन तेरा प्यार है। तुझ पे जीवन ला रहा, रोशनी दिखा रहा, साथ भी निभा रहा, सदियों तक संग चलने बुला रहा है कौन। झंकृत पवन हुई दिश दिश सज रही, मन के सुर सितार पर धुन नई सी बज रही, आंखों की आस को होठों की प्यास को कौन जो बुझा रहा, अंत तक खड़ा रहा, राह जो दिखा रहा, तुम ही कहो है कौन। बहुत खूबसूरत, इतना बहुत ही खूबसूरत। सुनाती हूँ। बहुत खूबसूरत सच में। और क्योंकि प्रकृति के पास, प्रकृति के नज़दीक रहना तो आपको बहुत पसंद ही है। तो आपकी रचनाएँ जो हैं वो किन विषयों पर आधारित है होती हैं? मेरी रचनाएं जो है समसामयिक विषयों पर आधारित मैं लिखती हूँ। मैं जो देखती हूँ मैं वही लिखती हूँ। और मेरी जितनी भी कहानियां हैं मैं ये कहती हूँ कि इसमें 75% सच है और 25% मेरी कल्पना है। जी, और जो मेरी रचनाएं हैं, कितने किस्से मुझे मेरे पास आकर, मेरी बगल में आके लोगों ने बैठ के मुझे सुनाए हैं। जी, तो इसलिए आज की जमाने के भी किस्से हैं और कुछ किस्से ऐसे हैं जो मैंने अपनी मम्मी या किसी से भी सुने, उनको भी मैं लिखना पसंद करती हूँ। मतलब मैं घर के नौकरों पे लिखती हूँ, मैं टीनेजर्स पे लिखती हूँ, मैं लेडीज पे मैंने लिखा, ऑफिस गोइंग गर्ल्स पे मैंने लिखा, सास बहू पे लिखा, पति पत्नी प्रेमिका पे लिखा। जो भी समाज में मैं देखती हूँ मैं वो लिख देती हूँ। बहुत खूबसूरत सच में, बहुत ही अच्छे विषय। और आपकी रचनाएँ भी उतनी उम्दा ही होती हैं। तो अब जो है हम थोड़ा-सा साहित्य पर चर्चा, जो है कुछ प्रश्न मैं साहित्य से संबंधित आपसे करना चाहूँगी कि आज के समय हाँ में हाँ, जो है साहित्य का स्वरूप बदल गया है। जैसा कि आपने भी कहा कि जो ये प्रकाशन करने का और रचनाएँ पोस्ट करने का आपने सबके सामने तब रखा जब फ़ेसबुक आया। तो आज के समय में जब बिल्कुल सोशल मीडिया है और इसमें वायरल होना जो है वो बहुत इजी हो गया है। अपनी कविताएं, आप बिल्कुल रात को कोई कविता बिल्कुल लिखते हैं और सुबह तक आपको समीक्षा भी मिल जाएगी उसकी। तो बिल्कुल साहित्य का बिल्कुल स्वरूप बिल्कुल। बदल गया है। ऐसे में साहित्य के बदलते स्वरूप पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहती हूँ कि बदलाव जो है वो तो जीवन का अंग है। और हम हर बदल जो भी बदलाव हो रहा है वो हमारे अच्छे के लिए ही हो रहा है। जी, मैं फेसबुक पर ही आप देखिए कि जो यंग जनरेशन है कितना अच्छा लिख रही है, और जिनको पढ़ के मजा आता है। और हर तरह के ब्लॉग हम पढ़ पाते हैं, कितने यात्रा वृतांत लिखे जा रहे हैं या जी, हास्य लिखा जा रहा है। बल्कि मैं देखती हूँ कि भोजपुरी में लिख रहे हैं या और भाषाओं में लिख रहे हैं, जो दिल की बात लिखते हैं वो बहुत अच्छा लिख रहे हैं। बिल्कुल, और लेकिन साथ ही में एक होड़ भी बनी हुई है। देखो, प्रतिस्पर्धा एक अच्छी चीज होती है, लेकिन एक होड़ में लिखना, तो ये जो होड़ है कई बार दिखती है कि सबको लग रहा है कि मैं भी कुछ तो लिखूंगी, कर मैं भी ले हम, लिखूंगी। है ना। सबको लग रहा है कि वो कहते हैं ना कि गुड़ का पुआ है, घोल के बस बना दो। है ना, वही वाली ऐसे चीजें लगते होने हैं। लगी है। ये हाँ, ये ये बात मुझे लगती है, पर कई बार बहुत बहुत अच्छा भी पढ़ने को मिल जाता है, कई बार नहीं। पर ठीक है, सब मगर अपने आप को
जो चाहते हैं वो कह तो पा रहे हैं। ये बात तो मुझे बहुत पसंद है। और बहुत लोगों को पढ़ती हूँ, ना जाने मैंने तो कितने फॉलो कर रखे हैं। और यंग बच्चे जो हैं वो वाकई बहुत अच्छा लिख रहे हैं। बिल्कुल आप सही। मानोगी? और वो जो लड़कियां, छोटी छोटी लड़कियां, पुरा हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी को पढ़ रही हैं, केदारनाथ अग्रवाल को पढ़ रही हैं, मजा आ जाता है सुनकर। बिल्कुल या अपनी भी कविताएं आज के जो विषयों पे वो लिख लिख के जो बोलती हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो बिल्कुल मुझे लगता है साहित्य का विस्तार होता चला जा रहा है। हाँ, वो भाषा में बदलाव आ गया, संस्कृत निष्ठ हिंदी नहीं रही, पर जो लिखें सरल लिखें, सच्चे मन से लिखें, और जब मन करे तब लिखें। बिल्कुल। है ना? और एक कहते हैं लेखन केवल मन के भावों की अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी हाँ, है। तो सामाजिक बिल्कुल जिम्मेदारी बिल्कुल, के बहुत साथ लिखें। जी। तो बिल्कुल कह रहे। और इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगी कि हम साहित्य की बात कर रहे हैं, हम लेखन की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो फिल्में हैं ये भी एक साहित्य है। और सबसे ज्यादा अगर आपके मंच से मैं ये बात कहना चाहूंगी कि उन लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या परोस रहे हैं। बिल्कुल क्योंकि उनको उनको फॉलो करने वाले लोग जो हैं वो करोड़ों में हैं। बहुत अच्छी फिल्में भी बन रही हैं, सब कुछ हो रहा है, मैं मानती हूँ। लेकिन हमारी भाषा, हमारे संस्कार, उसको लेके अगर वो अच्छा साहित्य वहां पे दिखाएं तो क्या ही बात बन जाएगी। बिल्कुल और बहुत हमारी संस्कृति, हमारा साहित्य, इसका तो कोई जवाब है ही नहीं। सीखा तो हमने भी वहीं से है ना, उन्हीं बिल्कुल को पढ़ पढ़ के तो सीखा है। बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात आपने कही। और आगे भी अगला प्रश्न थोड़ा सा स्त्रियों से संबंधित ही है कि अब जो है हमारी जो साहित्यकाराएं हैं, स्त्री साहित्यकाराएं हैं, वो एक फेक फेमिनिज्म के झंडे को लेकर आगे बढ़ती हैं। और बहुत हाँ सारी स्त्रियों का देखा जाता है तो फूहड़ता जो है वो ज़्यादा परोसती हैं फेमिनिज्म के नाम हाँ, पर, स्वतंत्रता के नाम पर। समझती नहीं है कि स्वतंत्रता और स्वच्छंदता जो है उसमें बिल्कुल बहुत फर्क है। तो ऐसे में नारी बिल्कुल। सशक्तिकरण और साहित्य को लेकर आपके क्या विचार हैं? मैं ये सोचती हूँ कि इतने सालों से एक व्यवस्था चली आ रही है, जी। और कहीं ना कहीं जब हम नारियों के ऊपर हुए अत्याचारों की बात करते हैं, कौन करता है अत्याचारों की बात? अगर आप ध्यान से देखो, पुरुष करते हैं। अत्याचारी भी वही, लिख लिख के भी वही परोस रहे हैं। तो कम से कम स्त्रियों, तुम तो जग जाओ, तुम तो अपने बारे में जो जो हो, जो तुम्हारी शक्ति है उसको लिखो। क्यों लिख रहे हो? और जो जो जिसने पकड़ ली है कलम, वो डरती भी नहीं है, जो लिखने से डरता नहीं है, तो वो तो एक सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करें। मुझे तो लगता है कि जो भी कुछ लिखा गया, जब हम, वो स्त्रियों द्वारा कम लिखा गया तो उनके मनोभाव नहीं आए। वरना ये बताओ कि अगर मैं स्त्री पर कोई कविता लिखूंगी तो मेरी स्त्री की कमर पतली नहीं होगी, मेरी स्त्री की गर्दन सुराहीदार नहीं होगी। वो एक बिल्कुल। पुरुष की कलम से लिखी गई। तो जी। आप सच्चाई लिखिए। आप उनके अत्याचारों की बात मत लिखिए, जो आपके ऊपर नहीं हो रहा है वो प्लीज मत लिखो। और अगर समाज को बदलना है तो जो स्त्रियां अच्छा कर रही हैं उनको लिखो। तभी तो आएगा, तभी तो सही मैसेज जाएगा। बिल्कुल सही बात। बहुत और सही कोई कहा। रोना पीटना कल्पना लिखने के लिए तो वो लोग हैं। और वो लोग कहीं ना कहीं वो लोग इसलिए लिख रहे हैं कि उनकी मानसिकता भी वैसी है। वो जो सोच पा रहे हैं वो लिख पा रहे हैं अच्छे से। जी। लेकिन अगर हम नहीं सोच पा रहे हैं और हम सहते भी नहीं है, तो अगर हम सहते नहीं है तो हम ना लिखें। लेकिन अगर हमने कुछ ऐसा देखा है तो हम लिख दें। पर इतनी हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। और बिल्कुल ये सास बहू के सीरियल तो मेरी समझ में तो इनकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। बिल्कुल। मुझे भी कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि हमारी जो छोटी बच्चियां जो सीरियल्स देखती हैं, आप हम्म। एक उसके दिमाग में ही ये बीज बो रहे हैं
कि जैसे हाँ ही आप मतलब वो लड़की जो एक नए परिवार में जा रही है, वो मानसिकता ही लेकर जा रही है कि मेरी जो सास है वो गलत है, वो मेरी एंटी पार्टी है, वो मेरी सामने वाले विपक्ष में है, हाँ वो मेरे, और मेरी ननद है वो बिल्कुल। एक कॉन्स्पिरेसी करेगी मेरे लिए, क्योंकि ये सीरियल्स में कैरेक्टर कौन है? हाँ एक बुआ है जो बिल, प्रॉपर्टी के लिए लड़ रही है, बहन है जो भाई की शादी तोड़ने पर तुली हुई है, और माँ है जो बहू को निकालने पर लगी हुई है, उसको कैसे घर से निकाले। तो जब ऐसे सीरियल्स जो है हमारी बच्चियां देख रही हैं, स्त्रियां देख रही हैं, तो उनकी मानसिकता क्या होगी? और कहीं ना बिल्कुल कहीं वो बिल्कुल, अगर थोड़े बहुत देखिए, अगर चेंजेस, ऐसा नहीं है, ससुराल बदल रहे हैं आज के समय में देखा जाए, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि हाँ। हमारे दिमाग में ही पहले से ये सब चीज़ें हैं, तो हम वो थोड़ी भी कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है कि हम पहले से ही मान लेते हैं कि नहीं नहीं, ये तो कमी छोड़ दी, ये तो नहीं, ये तो गलत कर रहे हैं, तो हाँ गलत कर रहे हैं। तो ये मानसिकता शायद कहीं ना कहीं हमारी बेटियों के लिए बड़ी खतरनाक है। और दूसरे को इंसान समझे ना, हम हर बिल्कुल किसी को इंसान समझे, इंसानियत का हमें पाठ तो हम ही पढ़ाएंगे और बिल्कुल स्त्रियां ही स्त्रियों को पढ़ाएंगी। अगर यही वो हर टाइम रोना कल्पना मचा रहेगा तो फिर उस कहानी को या उस कविता को लिखने का कोई फायदा नहीं है। जो चीज नहीं हो रही है कम से कम वो तो मत लिखिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अगर एक मैंने एक हमारी एक साहित्यकारा थी दुबई से, और हम्म, बहुत ही प्यारा लिखती हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, तो वो उन्होंने बड़ी अच्छी बात हम्म, कही कि दुख दर्द तो दुनिया में इतना भरा पड़ा है, तो मैं क्यों दुख दर्द पर हाँ लिखूं? मुझे सकारात्मक लिखना हाँ है, खुशियों पर लिखना है, खुशियां फैलानी है। तो मुझे वो बात उनकी बड़ी अच्छी बिल्कुल लगी, और आज आपकी बात से भी मुझे वही बात याद आई। हाँ तो मैं हाँ, बिल्कुल सहमत हूँ कि अच्छा लिखें, पॉजिटिव लिखें, एक जिम्मेदारी के साथ लिखें। बिल्कुल। जी हम क्या दे रहे हैं इसका, आपकी एक एक सेंटेंस किसी की जिंदगी बदल सकता है, बिल्कुल ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल बिल्कुल और जिसने ये जिम्मा ले रखा है वो उसको बहुत अच्छे से निभाए। वो कमियां भी लिखे, ऐसा नहीं कहती हूँ कि सब अच्छा ही अच्छा लिखो, जो गलत हो रहा है वो भी लिखो। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो सही तरीके से लिखा जाए। सही तरीके से लिखो, सही तरीके से लिखो, विष मत फैलाओ, विष नहीं फैलाना है। जहर, हमारे जो नई पीढ़ी है, नई बेटियां हैं, उनके दिमाग में एक हाँ दूसरे, कहते हैं ना कि बस हमने पुरुष वर्ग के खिलाफ एक लड़ाई लड़नी है। अरे हमें लड़ाई नहीं लड़नी है, हमें उनके साथ मिलकर चलना है। और उन्होंने ही हमें ये जो आजादियां मिल रही, जो हमें आजादी मिली, देखो हम गुलाम हो गए थे तो हम, हमारी सभ्यता में कभी भी स्त्रियां परतंत्र नहीं थी। हमारी हमारे घर में जो हमारे ऋषि मुनियों की जो पुत्रियां थी या जो माताएं थी वो कभी सर नहीं ढकती थी। ये सब तो बाद में शुरू हुआ ना, स्त्रियों को बचाने के लिए शुरू हुआ। मुगल काल पर्दा के बाद ये इसलिए सब कराया कुछ शुरू हुआ। गया, जी है ना। तो धीरे, तो अब जब वक्त बदल गया तो आप बदल जाइए ना, आप बिल्कुल इस बात को समझिए। दो लाइनें सुनाती हूँ स्वागत है, इस बात पे। स्वागत जी, स्वागत। लड़की उड़, लड़की उड़ ऐसे जैसे अबीर गुलाल, ना कोई फिक्र कर, ना हो कोई मलाल, जीवन के रंग में हो जा यूं सराबोर तू, अब के इठला बन के रंगों की फुहार तू, सुनहरी कभी चांदनी या सुरमई सी झलक, जमी पर हो कदम, बुलंदियों से छू ले तू फलक, अलमस्त मन मौजी, दीवानी जग में तू चमक, आवाज में तेरी सच्चाई और प्रेम की हो खनक, मासूमियत अल्हड़पन तेरा सबको दिखाई दे, आंखों में रख भरोसा दुनिया को प्यार दे, रहती तू सहमी क्यों किस लिए है रूठी, होली में फूक दे ये जो उलझने हैं झूठी, अब के होली में टूटे रिश्ते फिर से जोड़ ले, फागुन की मौज है आ मस्ती में झूम ले। आप लड़कियों की बात कह रही थी तो मैंने ऐसा लिखा लड़कियों बहुत पे। खूब, बहुत खूब, सच में बेहद खूबसूरत पंक्तियाँ आपने कही हैं। तो अगला जो प्रश्न है हमारे नए लेखकों से जो है संबंधित है, हाँ कि हाँ आजकल जो हमारे नए लेखक हैं, आप देख सकते हैं कि अभी आपने कहा भी कि कुछ बेटियां हैं, बहुत कम उम्र की बच्चियां हैं, बहुत सुंदर लिखती हैं, नई उम्र के जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन एक और चीज़ है
कि ये जो सोशल मीडिया है इसके आने से लेखन में एक और नई चीज़ आ गई है, साहित्यिक चोरी जिसे हम कह सकते हैं। आप किसी की हाँ कुछ, हाँ हाँ, हाँ, कॉपी पेस्ट करो, डाल, आठ दस थोड़ा लोगों बदल की, लो, डाल हाँ, दो। 8-10 लोगों की आप दो दो पंक्तियां चुरा लो तो एक नई रचना जो है वो आप एक तैयार हो जाती है, शब्दों में फेरबदल कर दो। और कभी कभी लोग पूरी की पूरी रचना चुरा करके एज इट इज उस पे सिर्फ अपना नाम जो है वो डाल देते हैं। और तो ये एक बड़ी, एक हाँ बिल्कुल, तो बिल्कुल एक कवि सम्मेलन में एक कवि की एक रचना थी, और एक कोई किसी ने पढ़ी, किसी दूसरे व्यक्ति ने पढ़ी, यंग बच्चा था जिसने पढ़ी। तो उसके बाद सबने तालियां तो बहुत बजाई, लेकिन फिर इशारा कर दिया कि आपके लिए तालियां बढ़ रही हैं। वो कवि महोदय भी बाई चांस स्टेज पे ही मौजूद थे, जी जी जी, एक बार जिनकी की वो ऐसा रचना थी। मेरे साथ हो चुका है। मेरी एक, मैंने माँ पर कुछ पंक्तियां लिखी थी, और क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पर जो है वो पोस्ट कर दिया था, तो कुछ दिनों बाद हाँ एक प्रोग्राम में किसी ने वो है, बस शब्दों का फेर बदल था, ऐसा लग रहा था कि वो मेरी ही कविता ही जो है वो पढ़ी जा रही है। लेकिन आप ये हाँ हाँ, देखिए कि करते हैं हाँ, वो। ऐसा बोल नहीं पाए हम कि ऐसे, मुझे तो बहुत अजीब लगा कि ऐसे किसी को क्या ही बोला जाए, लेकिन ये चोरियां बहुत होती हैं। तो ऐसे में बहुत बहुत ऐसे नए लेखकों के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? ऐसे नए लेखकों को मैं यही कहना चाहूंगी कि अ, तुम्हारे अंदर लेखन की प्रतिभा है, और तुम्हारे अंदर ये ललक भी है कि तुम कुछ लिखो, तो हो सकता है तुम जो कॉपी पेस्ट कर रहे हो उससे कहीं अच्छा लिख लोगे। तो अब ये चोरी छोड़ो, उससे कुछ सीखो, उसको पढ़ो, उसको 4 बार 5 बार पढ़ो। कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं है, हम सारे भी कहीं ना कहीं से पढ़ते हैं। हम किसी की, हमें भाषा पसंद आती है, किसी का हमें संवाद लिखने का स्टाइल पसंद आता है कहानियों में, किसी की हम प्रस्तावना पसंद करते हैं कि वो शुरुआत बहुत अच्छी करता है। और इसी तरह से जो कवि कवित्रियां भी हैं, उनके भी अपने प्रिय कवि और प्रिय कवित्रियां होते हैं। तो आप उनको पढ़िए, पढ़ना बहुत जरूरी है। आप उन्हें पढ़िए, पर ये मत सोचिए जल्दीबाजी का काम कि आप उससे बेहतर लिख सकते हैं। आप कोशिश तो करिए, ये बिल्कुल मैं कहना चाहूंगी। बिल्कुल, और लिखने की जल्दबाजी ना करें, पहले पढ़ें, खूब हाँ, सारा पढ़ें। खूब पढ़िए, खूब पढ़िए, खूब पढ़िए, आप जरूर अच्छा लिख पाएंगे। और बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि हर किसी को, रविन्द्रनाथ टैगोर हुए, प्रेमचंद हुए, हम तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की हमें कविताएं बहुत अच्छी लगती हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी हुए, मतलब ये मेरे जो हैं प्रिय। अरे मैंने अभी एक बड़ी अच्छी पुस्तक पढ़ी, यार जादूगर, कोई नीलोत्पल उपाध्याय है। जी, क्या बढ़िया लिखा, क्या लेखन है उनका, इतना अच्छा लगा। मतलब नए लेखकों में अभी मैंने वो पढ़ा, बहुत अच्छा भी लिख रहे हैं। अब ये चोरी वोरी तो चलती रहेगी, कितना इजी है चोरी करना, ये भी तो देखो। और पर जो चोरी कर रहा है, इतना दिमाग मार रहा है, तो उसका लिखने का मन है, वो लिख लेगा। हाँ, और किसी दिन उसको समझ भी आ जाएगी कि चोरी नहीं करने का था। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी, और सच में आप बहुत प्यारी बातें करती हैं, बड़ी सकारात्मक बातें करती हैं, और मुझे लग रहा है हमारे दर्शक ज़रूर आपसे कुछ ना कुछ आज सीख कर ही जाएँगे। और अब आपकी साहित्यिक यात्रा पर आते हैं कि आपने इस पूरी साहित्यिक यात्रा में आपने पुस्तकें भी लिखी, साझा संग्रह में भी आपने लिखा है, और आप इतनी सारे सम्मेलन जो है वो भी आयोजित करती हैं, देश विदेश की यात्राएं भी की हैं। तो इस पूरी साहित्यिक यात्रा में ऐसा क्या रहा जो आपको लगा कि अभी कुछ छूट गया, अभी आपको ये अरे अभी तो शुरुआत नहीं हुई है, छूटा का। अभी तो बिल्कुल, नर्सरी में है जी, बहुत अभी तो बढ़िया, शुरुआत हो रही है। बहुत बढ़िया। मैं मेरी जितनी भी पुस्तकें हैं, अब लोग मुझे कहते हैं कि साइन करके दे दो, तो मैं कहती हूँ मैं उस दिन साइन करूंगी जिस दिन मैं कुछ अच्छा लिख लूंगी। अभी मेरे मन का कहाँ लिखा गया। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। सच में बहुत अच्छा आपने अच्छी बातें आपने कही हैं। और अब इसके बाद फिर अब आगे के क्या प्लान हैं? तो फिर प्लान्स बताइए आप हमें। हाँ, मेरे प्लान्स, एक तो मेरे प्लान्स ये हैं कि किस तरीके से हम हिंदी का प्रचार कर सकें, और लोगों को मजा आए कि अपनी भाषा में अपनी बात सुनने का।
सबसे पहला, और दूसरा ये है कि आपको पता है कि आपको भी मैं कभी कभी कहती हूँ चलो ना हमारे साथ कहीं चलो, तो हम मेरे ये भी प्लान्स हैं कि जितना ज्यादा हम घूमेंगे, चाहे देश में घूमे चाहे विदेश में घूमे, जितना ज्यादा हम घूमेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे, उतना ज्यादा हमारा विस्तार होगा। बिल्कुल। और हम जाएं, घूमें, देखें और घर से बाहर निकलें। जो कहीं, मैं ये नहीं कहती हूँ कि लोग विदेश जाके घूमें, मैं ये नहीं कहती कि वो उन्हें कहीं लंबा जाना है, हम तो कहते हैं कि घर से ही निकल लो 2-4 घंटे, जो हमारे लेखक हैं। और ये मेरा यही प्लान है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलूं और ज्यादा उनकी बातें समझूं, और फिर मैं उसको कलमबद्ध कर सकूं। क्योंकि जो लोगों के विचार हैं, जो पीड़ाएं हैं, वो कम ड्राइंग रूम में बैठ के नहीं आते हैं, वो आइडियाज जब तक हम उन्हें नहीं देखते नहीं आते। तो मैं घूमूं फिरूं, लोगों से मिलूं और मैं उनको लिख सकूं, जब भगवान मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं सच लिख बिल्कुल। पाऊं। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत बातें जो हैं, आप सच में बहुत प्यारी बातें कर रही हैं। और इसके साथ ही क्योंकि प्रोग्राम जो है वो अंत की ओर बढ़ रहा है, तो हम चाहेंगे कि आपकी मीठी सी आवाज़ में एक सुंदर सी कविता, और जो है कविता या कहानी जो भी आप सुनाना चाहें, वो हम सुनना चाहेंगे। आपने कविता कहा है, हम कविता सुनाएंगे। आप जो चाहें सुना सकते हैं। टॉपिक बताओ, विषय बताओ, विषय आप बताओ। की जो मर्जी है, आज हम आपको सुनेंगे बस। आप चलो, जो चाहे सुना सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो जीवन के बारे में सुनाकर अंत करती हूँ। जी जी जी। इस मतलब, फिर भी जश्न मनाया, मेरी कविता का शीर्षक है। स्वागत। चाहा जो ना पाया मैंने, चाहा जो ना पाया मैंने, फिर भी जश्न मनाया मैंने। वाह। जग को कैसे बतलाती, कुछ कहती कुछ बात छुपाती, शब्दों की भूल भुलैया में क्यों कर खुद को मैं उलझाती। सारा दर्द भुलाया मैंने, चाहा जो ना पाया मैंने। लगन से अपनी सब सुर साधे, रहे अधूरे आधे आधे, छू जाए जो अंतर मन को, ऐसा कुछ ना गाया मैंने। चाहा जो ना पाया मैंने। बहुत खूब, बहुत। जिस दिन सच्चे सुर लग जाएं, ये संगीत अमर हो जाए, इसी आस पर सारा जीवन सोच सोच बिताया मैंने। चाहा जो ना पाया मैंने। बहुत। लोगों से मिलकर देखा है, लोगों से मिलकर देखा है, सारा जग मेरे जैसा है। थोड़े सुख हैं ज्यादा गम है, फिर भी जिंदा है क्या कम है। जीवन को ऐसा ही समझा और वैसा अपनाया मैंने। चाहा जो ना पाया मैंने, बहुत। फिर भी जश्न मनाया मैंने। सच में बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और मुझे लगता है ये एक संदेश जो है हम सबके लिए देती हुई एक कविता है कि मर्जी का तो सबको नहीं मिलता, कुछ ना कुछ तो कमी हमेशा ही रहेगी, लेकिन जश्न जो है रुकना नहीं चाहिए, जश्न मनाना चाहिए। तो बिल्कुल बिल्कुल, सारे लोग यही कह गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो बात वही है, बस शब्द बदले। हाँ जी, जो भी अच्छी बातें हैं मुझे लगता है वो कही जा चुकी हैं, सिर्फ अम्ल में लाना ज़रूरी हाँ, है। अब ज़रूरत हाँ, है कि याद रखना जरूरी है, हम सब याद अमल में रखना लाएं इन बहुत सब जरूरी बातों को। है। और आगे जो है अब, क्योंकि प्रश्न तो हमारे पूरे हो चुके हैं, अब हम चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स के लिए आप दो शब्द कहें। मैं सबसे पहले तो गरिमा, मैं आपके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ। ये आसान काम नहीं है, जो काम आप कर रही हैं ये बहुत मुश्किल काम है। धन्यवाद। इसको बराबर जारी रखना, जी। लोगों को बुलाना, लोगों को जोड़ना, और निरंतर प्रयत्नरत रहना इस कार्य में कि लोग देखें सुने और समझें, ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है। और जो आपके व्यूअर्स हैं उनको मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं, वो, और मैं चाहूंगी कि वो इसी तरह जुड़े रहें और वो भी आपको संदेश भेजें कि हम भी आना चाहते हैं। जी बिल्कुल। और आपको अपने व्यूअर्स से ही इंटरव्यू करने वाले लोग मिल जाएं, जी। ऐसा मैं उनको संदेश देना चाहती हूँ आपकी तरफ से। क्योंकि सोशल मीडिया का यही एक फायदा है, और
आप लोग आराम से आ सकते हैं। आप कभी लाइव प्रोग्राम में भी आके गरिमा जी के साथ जुड़ सकते हैं। और इतना अच्छा पटल चला रही हैं और इतनी कम उम्र में ये जो कार्य कर रही हैं, ये अपने आप में बेहद सराहनीय कार्य है आपका। बहुत 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 शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आज आपने इतनी प्यारी बातें हमारे लिए कही, हमारे प्रोग्राम के लिए कही, इनके लिए भी धन्यवाद। और अपनी जो साहित्यिक यात्रा जो है हमारे साथ साझा की है, इतनी प्यारी बातें, इतनी प्यारी कविताएं और कहानियां हमारे साथ साझा की है, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपने अपना कीमती समय हमें दिया। शुक्रिया। और दो पंक्तियां जो हैं, बहुत जी, दो पंक्तियां जो हैं वो कहना चाहूँगी। अलामा इकबाल जी की पंक्तियां हैं कि अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे ज़िंदगी, अपने मन में वाह। डूब कर पाजा सुरागे ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता तो ना बन, अपना तो बन। तो बस यही बिल्कुल। है सबके लिए बहुत कि सुंदर। ज़रूरी नहीं है आप खुद को समझें, ये भी ज़रूरी है। और हमारी जो एक छोटी सी पहल है, साहित्यिक जो चर्चा है, हमें लगता है कि अगर एक दर्शक भी इससे कुछ सीख पाता है तो हमारा जो छोटा सा प्रयास है ये सफल हो जाएगा। और हम हमारे साहित्यकारों के बहुत सच में आभारी ही रहते हैं हमेशा कि हमारे बुलावे पर वो बिल्कुल आते हैं, इतना कीमती समय हमें देते हैं। तो प्रीति जी का आपका एक बार फिर से मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगी। और अब हम विदा लेते हैं अगले रविवार तक के लिए, जहां हम फिर से हाजिर होंगे एक जाने माने साहित्यकार के साथ, जिनके साथ हम चर्चा करेंगे बहुत उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।